एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, ये हम उत्तराखंड बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2015 का साइंस का। इससे पहले हमने इस वाले पेपर के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और इस वीडियो में हम 16th क्वेश्चन से लेके 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं अपना 16th क्वेश्चन। ये है, मेंडेलीव का आवर्त नियम आधुनिक आवर्त नियम से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए। हाउ मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ डिफर्स फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एक्सप्लेन। हमें दोनों जो लॉ हैं उनमें डिफरेंस बताना है। तो पहले देखो, जो हमें मेंडेलीव का देखना है, जो मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ है, मेंडेलीव का आवर्त नियम, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब ये है कि जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी, मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल थी, उसमें तत्वों को व्यवस्थित किया गया था परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, है ना। इसका अर्थ ये है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों पर निर्भर करते हैं। परमाणु भारों को आधार बना के व्यवस्थित किया गया था तथा आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। जबकि जो आधुनिक आवर्त नियम है उसमें तत्वों को व्यवस्थित किया गया है परमाणु क्रमांकों के आधार पर। परमाणु क्रमांक का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? इसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होने का मतलब है कि उन पर डिपेंड करते हैं, उन पर निर्भर होते हैं। इसका अर्थ है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं तथा आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। दोनों में यही डिफरेंस है। मेंडेलीव का जो की आवर्त सारणी थी, यानी मेंडेलीव का आवर्त नियम था, उसमें तत्वों को रखा गया था परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में। जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, यानी इसको हम बोलेंगे आधुनिक आवर्त नियम है, उसमें रखा गया है परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में। इंग्लिश में देखो, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ इट स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी जो वो है एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। इट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक मासेस एंड द एलिमेंट्स आर गिवन अ पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि जो दोनों है, जो वो है मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ है, मेंडेलीव का आवर्त नियम है, वो बात करता है एटॉमिक मास की, और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, आधुनिक आवर्त नियम है, वो बात करता है एटॉमिक नंबर की, परमाणु की संख्या की। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है हमारा 17th क्वेश्चन, सॉरी 17th क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। राइट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की वाटर के साथ रिएक्शन लिखनी है। गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ये एक सफ़ेद चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर जो जल में मिलाने पर जिप्सम बनकर कठोर ठोस प्रदान करता है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उससे जिप्सम बनता है। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? हमने पिछले वाले पेपर में भी पढ़ा था। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। हेमी का मतलब है हाफ, आधा, यानी उसके हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, यानी उसमें जल का आधा अणु है, जल का हाफ मॉलिक्यूल है। CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट .1/2H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है। इसकी रिएक्शन कराएंगे वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल के साथ, यानी क्या डेढ़ मॉलिक्यूल लेंगे इसमें वाटर का, 1.5 H2O। ठीक है, जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है इससे जिप्सम बनता है। जिप्सम का फार्मूला हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी CaSO4 2H2O। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उसमें हमने 1.5 लिया है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना। जल के कितने मोल लिए हैं? 1.5 लिए हैं। तो हमने 1.5 इसीलिए लिए हैं कि 1.5 तो यहाँ पे हो गए, 1.5 तो ये हो गए H2O, और हाफ है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O। 1.5 और हाफ मिलके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो उससे हमारी रिएक्शन बैलेंस हो रही है। हमारा जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ही होता है, 2H2O ही होता है। इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 वाटर लिया है ताकि हमारी रिएक्शन बैलेंस हो, हमारा प्रोडक्ट सही से बने। अब इसका यूज़, इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। डॉक्टर यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। आपने देखा होगा जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है हाथ में या पैर में कहीं पे भी, तो उसको प्लास्टर होता है, तो उसमें जो यूज़ होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। तो चाहे तो इसको टॉयज बनाने में, सजावट का सामान, डेकोरेटिव मटेरियल्स को बनाने में, या फिर सतह को चिकना बनाने में, किसी सरफेस को स्मूथ बनाने में यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यही था इसमें, आपके को रिएक्शन लिखनी थी वाटर के साथ और इसके यूज़ बताने थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन है, अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स। ओर्स से प्योर मेटल किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी अयस्क से शुद्ध धातु को कैसे निष्कर्षित कर सकते हैं हम, उसका डिस्क्रिप्शन हमें देना है। देखो अयस्क क्या होता है, कुछ ऐसे खनिज होते हैं पृथ्वी में कि उनमें कोई एक स्पेशल मेटल, कोई विशेष धातु बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है और उसको निकालना हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, तो उसको उन्हीं को बोलते हैं अयस्क। यानी मतलब इस तरह का कोई खनिज जिसमें कोई एक धातु बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, उस तरह का जो खनिज होता है उसको हम आसानी से निकाल सके तो उसको अयस्क कहते हैं। तो अयस्क कैसे निकालेंगे धातु, तो देखो यहाँ पे 3 नंबर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे ये फ्लो चार्ट बना दोगे और उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है उनकी डिटेल दे दो तो आपको यहाँ पे 3 नंबर आराम से कैरी कर लोगे। अगर 5 या 6 नंबर का होता फिर तो हर एक स्टेप को पूरी डिटेल में लिखना था, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना करोगे तो आराम से आपको कोई पूरे 3 मार्क्स देगा इसमें। तो फर्स्ट तो क्या है, और है सबसे पहले देखो हमारे पास, उसका हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि देखो जो खनिज होते हैं ना उनमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे मिट्टी, रेत वगैरह, उनको गैंग बोलते हैं। तो इसलिए हमें उसके निष्कर्षण से पहले, एक्सट्रैक्शन से पहले उन इम्प्यूरिटीज़ को, अशुद्धियों को हटाना होता है। तो इम्प्यूरिटीज़ को हटाने को ही हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी ओर का कंसंट्रेशन करना या एनरिचमेंट करना। आगे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है इन सबको डिटेल में, तो उसको वहाँ से देखेंगे। पहले आप ये समझो, तो पहले ओर लेंगे, ओर का कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब इसमें से मिट्टी, रेत वगैरह चीज़ों को निकालेंगे। जब हम इतना काम कर लेंगे तो हमारे पास 3 तरह की मेटल्स आएंगी। एक तो हाई रिएक्टिविटी की मेटल्स, एक होंगी जो मीडियम रिएक्टिविटी की होंगी, एक होंगी जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। उसके बाद जो ये मेटल्स होंगे हाई रिएक्टिविटी की, इनका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। यानी कि जब देखो हमने इनका कंसंट्रेशन किया पहले, फिर हमें वहाँ से मिली हाई रिएक्टिविटी के मेटल, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। जो मोल्टन ओर है यानी गलित पिघला हुआ ओर है तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद उससे हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। यानी जो हाई रिएक्टिविटी की मेटल हैं वो तो जल्दी ही मिल जाएंगी। पहले उसका हम और का कंसंट्रेशन करेंगे, उससे हाई रिएक्टिविटी की जो मेटल्स मिलेंगी उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। कैसे करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। उसके बाद उससे हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। उसके बाद जो मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल्स हैं उनको कैसे करेंगे, उसमें 2 तरह के ओर होंगे, एक तो कार्बोनेट ओर होंगे, एक सल्फाइड ओर होंगे। जो कार्बोनेट ओर हैं उनको कैल्सिनेशन की प्रोसेस करेंगे उनके साथ, और जो सल्फाइड ओर हैं उनके साथ रोस्टिंग की प्रोसेस करेंगे। कैल्सिनेशन में तो क्या करते हैं कि एयर की लिमिटेड क्वांटिटी में हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे कार्बोनेट ओर को, और जो रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग में एयर की नॉर्मल क्वांटिटी में, इसमें भी हाई टेम्परेचर पे करते हैं। यानी जो कार्बोनेट ओर है उनके लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है, जो सल्फाइड ओर है उनके लिए रोस्टिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद जो इन दोनों प्रोसेस से कैल्सिनेशन करके और रोस्टिंग करके कार्बोनेट और सल्फाइड ओर से हमें मेटल का ऑक्साइड मिलता है। जो ये ऑक्साइड होंगे मेटल के, उसके बाद इनका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के बाद जो मेटल मिलेगी उसका हम प्योरीफिकेशन कर लेंगे, यहाँ से हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। अब उसके बाद जो लो रिएक्टिविटी की मेटल्स हैं उनमें क्या होगा, सल्फाइड ओर्स होंगे। जो सल्फाइड ओर्स होंगे उनकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने के बाद उससे मेटल मिल जाएगी। मिल जाएगी जब, उसके बाद उसको रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग का मेथड भी नेक्स्ट स्लाइड में है। अब हम इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, फिर जो हाई रिएक्टिविटी की मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बाद है ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग और रिफाइनिंग, इन सबको देख लेते हैं एक एक लाइन में कि ये क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर। Ores mined from the earth are usually contaminated with large amounts of impurities such as soil, sand, etc. called gangue. The removal of these impurities from ore is called concentration or enrichment of ores. यानी जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या है कि जो ओर्स होते हैं अर्थ में से जो मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे हमें, उनको जब हम निकालते हैं ओर्स को अर्थ से, तो उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉयल, सैंड वगैरह इतनी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। इनको निकालने का जो निकालने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स।
उसके बाद हमने देखा था जो हाई रिएक्टिविटी की मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो जी वो कौन सी मेटल्स होती है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, से क्लोराइड के फॉर्म में मिलते हैं। और इन जो मोल्टन क्लोराइड है उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। कैसे करते हैं, जो मेटल्स होगी, एक तो देखो उनके अंदर मेटल होगा और दूसरा क्या होगा, क्लोरीन। तो जो मेटल है, मेटल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो तो कैथोड पे इकट्ठी हो जाएंगी। कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, जो निगेटिवली चार्ज है। देखो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला चार्ज निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, इसलिए मेटल कैथोड पे इकट्ठा हो जाती है जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। जबकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो एनोड पे यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाके इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से यहाँ से मेटल अलग हो जाती है। उसके बाद है कैल्सिनेशन, जो मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल्स होती हैं उनमें जो कार्बोनेट ओर्स हैं उनके लिए करते हैं। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, एयर की लिमिटेड क्वांटिटी में स्ट्रांगली हीट करते हैं तो जो कार्बोनेट ओर्स हैं वो ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। जबकि रोस्टिंग में क्या होता है, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एयर की एक्सेस में, ज़्यादा एयर में उनको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो सल्फाइड ओर्स हैं जो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर है जो बहुत मीडियम यानी कि बहुत लो रिएक्टिविटी की जो मेटल्स होती हैं उनकी रोस्टिंग के बाद रिफाइनिंग करते हैं। क्योंकि जो मेटल्स प्रोड्यूस होती है इन सारे मेथड से वो प्योर नहीं होती, उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उनको हटाने के लिए वहाँ से हम उनकी रिफाइनिंग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। ओके, अब इसके बाद है ये हिंदी में भी बिल्कुल यही है, बस लैंग्वेज चेंज है। अयस्क होगा पहले हमारे पास, अयस्क का सांद्रण करेंगे। सांद्रण का मतलब क्या है कि अयस्क में जो बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उनको हटाना है। सबसे पहले उन अशुद्धियों को हम गैंग बोलते हैं। खाली ये क्वेश्चन भी आ सकता है गैंग किसे कहते हैं। जो अयस्क में बहुत सारी अशुद्धि जैसे रेत मिट्टी के कण पाए जाते हैं उनको गैंग बोलते हैं। सांद्रण करने के बाद हमें 3 तरह की धातुएं मिलेंगी क्रियाशीलता के आधार पर। एक उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, एक मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनमें जो गलित अवस्था में मिलेगी उस गलित धातु का हम विद्युत अपघटन करेंगे। विद्युत अपघटन करने से हमें शुद्ध धातु मिल जाएगी। और जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनमें 2 तरह के होंगे अयस्क, एक कार्बोनेट अयस्क, एक सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क के लिए हम निस्तापन करेंगे। निस्तापन क्या होता है कि जो कार्बोनेट अयस्क होगा उसको वायु की सीमित मात्रा में गर्म करेंगे तो कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। और ऐसे जो सल्फाइड अयस्क है उसको वायु की अधिक मात्रा में गर्म करेंगे तो सल्फाइड अयस्क है जो वो ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अब जो ये धातु के ऑक्साइड बनेंगे इनका अपचयन करेंगे धातु में, और अपचयन करने के बाद जो धातु मिलेगी उसका शोधन कर लेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। जबकि जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनमें सल्फाइड अयस्क होंगे। सल्फाइड अयस्क का भर्जन ही होता है। सल्फाइड अयस्क को हमें हमेशा ऑक्साइड में बदलने के लिए भर्जन की विधि से गुजारना पड़ता है। भर्जन करने के बाद हमें धातु मिलेगी और फिर उस धातु का परिष्करण कर लेंगे विद्युत अपघटनी मेथड से ही। ओके, तो सबसे पहले क्या था, अयस्कों का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण करेंगे। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं। जो पृथ्वी से खनित किए जाएंगे, अयस्क यानी निकाले जाएंगे, उनमें रेत, मिट्टी, ऐसी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। धातु के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। इनको निकालना जरूरी है अगर जब हमें उनका निष्कर्षण करना है धातु का। तो अशुद्धियों को हटाने की इस प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण या समृद्धिकरण कहते हैं, यानी कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट। गलित अयस्क आएगा जो यानी कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं गलित अयस्क की अवस्था में मिलेंगी, उनका विद्युत अपघटन करेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड यानी ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पे तो धातुएं निक्षेपित हो जाएंगी, क्योंकि धातुएं कैसी होती हैं, धनावेशित होती हैं, इसलिए वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पे इकट्ठी हो जाएंगी। जबकि जो एनोड है, एक धनावेशित इलेक्ट्रोड है, उस पर क्लोरीन मुक्त हो जाती है। क्लोरीन क्या है, अधातु है। हमें धातु चाहिए, जो धातुएं हैं वो कैथोड पे इकट्ठा हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनमें कार्बोनेट अयस्क होते हैं और सल्फाइड अयस्क। तो जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनको वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है, ये निस्तापन हो गया। भर्जन क्या है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये सल्फाइड अयस्क के लिए यूज होता है और निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए यूज होता है। ये डिफरेंस है कि निस्तापन में वायु की सीमित मात्रा चाहिए और भर्जन में वायु की अधिक मात्रा चाहिए। नेक्स्ट है धातुओं का परिष्करण।
विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। इनमें द्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। अब हम इतने सारे मेथड से हमें धातु तो मिली, लेकिन फिर भी वो शुद्ध नहीं होती। अपचयन भी हमने कर लिया ऑक्साइड का, फिर भी वो नहीं होती शुद्ध, बहुत पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होती। इसलिए हमें उन्हें हटाना पड़ता है। और धातु से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। जैसे कि अभी हमने इसमें देखा गलित है इसका विद्युत अपघटन की जो धातुएं हैं वो कैथोड पे इकट्ठा हो जाएंगी। ओके, तो ये हो गया हमारा 18वां क्वेश्चन। इसके अंदर ऑप्शन है दूसरा, अथवा करके दिया हुआ है। एक है, फर्स्ट पार्ट है इसका, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, समझाइए। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड पार्ट है इसके अंदर, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल। तो पहले हिंदी में देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन। देखो, होता क्या है कि जब कोई रिएक्शन होती है, मोस्टली ये होती हैं जो संयोजन अभिक्रिया होती हैं, एडिशन रिएक्शन होती हैं। जब उनमें उत्पाद बनता है ना कोई, तो उनमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है। और वो ऊर्जा किसके फॉर्म में निकलती है, ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो इस तरह की अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, हीट निकल रही है, उनको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे कि यहाँ पे मीथेन गैस है CH4, सॉरी यहाँ पे गलती से CH2 लिखा गया, ये CH4 है, CH4 गैस है। जब इसका दहन होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, यानी जलती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, H2O गैस यानी वाटर वेपर्स निकलती हैं, जलवाष्प और ऊर्जा निकलती है बहुत सारी। तो इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि उत्पाद तो बन ही रहा है, उत्पाद के साथ साथ इसमें ऊर्जा भी निकल रही है ऊष्मा के रूप में। सेकेंड है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। ये मोस्टली वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब इनमें उत्पाद बनते टाइम नहीं निकलती ऊष्मा, हमें रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे वो हीट के फॉर्म में देनी पड़े, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ऊष्मा हो, प्रकाश हो या विद्युत ऊर्जा हो। जैसे रिएक्शन है यहाँ पे FeSO4, इसको जब हम हीट देंगे तो ये Fe2O3 SO2 प्लस SO3 में टूट जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया है ये। और कैसी है, इसमें हमें हीट देनी पड़ रही है, यानी हीट अवशोषित हो रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है, इसलिए इनको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। इसको देखते हैं इंग्लिश में। Exothermic reaction. Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction. वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है उन्हीं को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, एक्सो का मतलब होता है बाहर का, तो एक्सोथर्मिक यानी कि हीट निकल रही है तो एक्सो होगा वहाँ पे। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इसका एग्जाम्पल होगा। मीथेन गैस से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर वेपर्स यानी H2O गैस का मतलब क्या है, वाटर वेपर है ना। वाटर गैस के फॉर्म में कब होता है, जब वो वाटर वेपर की फॉर्म में होता है और उसके साथ एनर्जी निकलती है। एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब है अंदर, यानी जब वो हीट को अपने अंदर कंज्यूम करता है। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इन रिएक्शन में एनर्जी इज रिक्वायर्ड ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। इन रिएक्शन में रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में हो या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। जैसे कि ये एग्जाम्पल है FeSO4 आयरन सल्फेट सॉलिड है, इसको हमें ब्रेक करना है तो हमें हीट देनी पड़ी यहाँ पे, और इसको हीट देने से ये 3 प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया। Fe2O3 बना, आयरन ऑक्साइड, SO2 बना यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और SO3 बना यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो हमें यहाँ पे हीट देनी पड़ी है, यानी अभिकारक ने जो ऊर्जा है उसको अवशोषित किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अंदर सेकंड पार्ट था उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो, ये तो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उससे वाटर और सॉल्ट बनता है, लवण और जल मिलते हैं, इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as a neutralization reaction. अगर एक एसिड को एक बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो उसे हमें एक सॉल्ट मिलता है, जैसे यहाँ पे है NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट मिलता है, और H2O जल वाटर अलग हो जाता है। ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेस और एसिड मिलकर सॉल्ट और वाटर देते हैं। उसके बाद है 19th क्वेश्चन,
स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो ऑटोट्रॉफ, ऑटो का सिंपल मतलब है कि खुद से, सेल्फ। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और उनका जो न्यूट्रिशन का मोड है, पोषण की विधि है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वयंपोषी पोषण। इसी तरीके से हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो का मतलब होता है अदर, दूसरा, विषमपोषी है ना दूसरा। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रोफ्स या विषमपोषी जीव। और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पोषण की विधि है, उसी को बोलते हैं विषमपोषी पोषण या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फर्स्ट पॉइंट होगा, इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे प्लांट्स करते हैं, पौधे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की विधि से, फोटोसिंथेसिस के मेथड से वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, स्वयंपोषी हैं। स्वयंपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। विषमपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, विषमपोषी जीव हैं। वो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, फिर ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ्स आर द प्रोड्यूसर इन द फूड चेन। हम सबको पता है जो प्लांट्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में वो उत्पादक का काम करते हैं, यानी फूड को प्रिपेयर ही वो करते हैं। बाकी सारे के सारे जीव अपने भोजन के लिए उन पर डिपेंड रहते हैं, तो इसलिए वो क्या है, प्रोड्यूसर हैं। जबकि जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो कंज्यूमर्स हैं फूड चेन में, ये उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम उसको कंज्यूम करते हैं ना, उपभोग करते हैं उसका। सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं फूड चेन में। ऑटोट्रॉफ्स यूज सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम सराउंडिंग्स टू प्रोड्यूस फूड। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस का यूज करके अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। ये जीव सरल पदार्थों से भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। देखो कैसे करते हैं, हमें पता है कि जो पौधों का ग्रीन पार्ट होता है उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। यानी वो इन सरल पदार्थ कौन सी हुई, जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इनके यूज से अपना फूड बना रहे हैं। जबकि जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो फिर जब ये ऑटोट्रॉफ अपना फूड बनाते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंज्यूम करते हैं। ये जीव विषमपोषी जीवों द्वारा उत्पादित कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। जो स्वयंपोषी जीव हैं यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, उन्होंने जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाए वो उनको कंज्यूम करते हैं। ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल होंगे प्लांट्स और कुछ एल्गी, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। और ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल होंगे एनिमल्स और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं। ओके, 20th क्वेश्चन है अब, मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भागों का नाम उल्लेख कीजिए तथा प्रत्येक का कार्य बताइए। मेंशन 3 मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड गिव द फंक्शन ऑफ अर्थ। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं बनाना, इसमें डायग्राम बनाने को नहीं बोला हुआ, ये तो मैंने सिर्फ आपको शो करने के लिए लगाई है पिक्चर। आपको जो 3 मेन पार्ट हैं उनका नाम बताना है और उनके कार्य बताने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है। इसमें भी मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। द 3 मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन आर, 3 मेन पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फोर ब्रेन। फिर होता है मध्य मस्तिष्क, जिसको बोलेंगे मिड ब्रेन। थर्ड होता है पश्चिम मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। तो जो अग्र मस्तिष्क है यानी फोर ब्रेन है, हमें पहले उसके फंक्शन देखने, तीनों के आपको नाम बताने हैं और उनके फंक्शन बताने हैं। तो जो फोर ब्रेन है उसका फंक्शन एक तो क्या है, गंध ज्ञान का केंद्र है, सेंटर्स ऑफ स्मेल। यानी जो हमारी स्मेल करने की पावर है वो कहाँ से कंट्रोल होती है, फोर ब्रेन से, अग्र मस्तिष्क से कंट्रोल होती है। और ये क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता है, स्मृति, सोचने विचारने, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने आदि का केंद्र होता है। सेंटर फॉर मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंस, इन सब का कंट्रोल भी कहाँ होता है, फोर ब्रेन में होता है, अग्र मस्तिष्क में। जो ये वाला पार्ट है हमारा इतना, ये है अग्र मस्तिष्क का फोर ब्रेन का वाला पोर्शन है। फिर आती है बात मिड ब्रेन की, मध्य मस्तिष्क के कार्य। इट एसोसिएट्स विद विजन, हियरिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, अलर्टनेस। ये देखना, सुनना, ताप नियंत्रण और सतर्कता से संबंधित है। जो हम देख पाते हैं, किसी चीज़ को सुन पाते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम, और हम किसी बात से अलर्ट हो जाना, जो
हमने कुछ देखा और हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, इसको कंट्रोल करने का काम, देखो हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग हमारे माइंड से कंट्रोल होती है। तो ये माइंड के 3 अलग अलग पार्ट है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से कंट्रोल होती हैं, ठीक है। जो हमारा फोर ब्रेन है उससे हम ये सब करते हैं कि मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। और मिड ब्रेन से ये हमारे देखना, सुनना, ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। और जो हाइंड ब्रेन है यानी पश्च मस्तिष्क है, इसका काम एक तो शरीर का संतुलन बनाए रखना, बॉडी को बैलेंस करना, और दूसरा होता है पेशियों को नियंत्रित करके प्रचलन को नियंत्रित करता है, यानी जो हम मूव करते हैं, चलते हैं, उनको भी कंट्रोल करने का काम होता है इसका, हैंड ब्रेन का। अगर ये सही से वर्क ना करे तो फिर ऐसे लड़खड़ा के चलेंगे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉल्यूंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी का बैलेंस बनाना और पोस्चर को मेंटेन करने का काम होता है हैंड ब्रेन का। तो ये इसके 3 पार्ट थे, 3 मेन पार्ट थे और इनकी ये फंक्शन थे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना आंसर लिखना सफिशिएंट है, आराम से यहाँ से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और इस वाली वीडियो में हमें 20 क्वेश्चन तक ही करने थे। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।